गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों का नेक्स्ट आर्टिकल है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ पी वेव एट अ सॉलिड सॉलिड इंटरफेस। पहले तो क्या था, हाफ स्पेस, हाफ सॉलिड स्पेस। अब क्या था, अब आपके पास क्या है, सॉलिड सॉलिड इंटरफेस। इसका मतलब अब दो मीडियम आ चुके हैं आपके पास। ये आर्टिकल पी वेव के लिए है, सेम आर्टिकल एस वी वेव के लिए भी है। ठीक है, तो अब सॉलिड सॉलिड इंटरफेस यानी कि दो मीडियम्स आ चुके हैं। जब हमने इस सेक्शन का बेस बनाया था तब आपको बताया था अगर तो एक ही मीडियम एग्जिस्ट करता है तो अगर पी वेव इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड पी वेव एंड रिफ्लेक्टेड एस वी वेव आएगी। ठीक है, और अगर दोनों मीडियम एग्जिस्ट करते हैं तो रिफ्रैक्टेड पी वेव एंड रिफ्रैक्टेड एस वी वेव भी आएगी, यानी कि सारे के सारे पोर्शंस एग्जिस्ट करने वाले हैं। फाई तो फाई चलेगा, साई साई जेस चलेंगे अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, आपके पास ये इंटरफेस z इज इक्वल टू 0 है, ये मीडियम m1 लिया और ये मीडियम m2 लिया हमने। ठीक है, पी वेव इंसिडेंट हुई, दो पार्ट्स में स्प्लिट होगी, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड पी वेव, रिफ्लेक्टेड एस वी वेव, और ये मीडियम m2 है हम लोगों का। रिफ्लेक्टेड एस वी वेव और रिफ्लेक्टेड पी वेव आ चुकी है हम लोगों के पास। ये जो आपके पास लिखे हैं A1 B1 D1 C2 A2, ये ऑलरेडी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन वेव्स के। तो चलिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं क्या है। वी कंसीडर two homogeneous isotropic elastic solid half spaces m1 and m2. m1 occupies the region z greater than equal to 0 and m2 occupies the region z less than 0. ठीक है, हमने क्या किया, हमने सपोज किया ये दोनों जो सरफेसेस हैं ये कांटेक्ट में है, कहाँ पे, बाउंड्री पे। ठीक है, लैम्डा जे म्यू जेज क्या ले लिए हमने, लेम्स कांस्टेंट ले लिए हमने। अभी जे जे क्यों यूज़ करें, क्योंकि मीडियम m1 और मीडियम m2 के लिए काम कर रहे हैं हम। रो जे इनकी डेंसिटी ले ली, अल्फा जे बीटा जे क्या ले ली, पी वेव और एस पी वेव वेलोसिटी ले ली। अल्फा 1 बीटा 1 वेलोसिटी होगी मीडियम m1 में, अल्फा 2 बीटा 2 वेलोसिटी होगी मीडियम m2 में ले ली हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कंसीडर किया एक हमने कंसीडर किया कि एक पे वेव इंसिडेंट हो रही है मीडियम m1 में जो इवन एंगल बना रही है इंटरफेस z इज इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहे हैं, अगर पी वेव इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या होगी, दो पार्ट्स में स्प्लिट होगी, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स में होगी, क्योंकि दोनों मीडियम्स क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देयर विल बी टू रिफ्लेक्टेड वेव्स, रिफ्लेक्टेड पी वेव एंड रिफ्लेक्टेड एस वी वेव, एंड देयर विल बी टू रिफ्रैक्टेड वेव्स, रिफ्रैक्टेड पी वेव जो कि क्या करिए, एंगल E2 बना रही है, और रिफ्रैक्टेड एस वी वेव क्या कर रही है, जो कि एंगल F2 बना रही है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस हिसाब के हो जाएंगे, वैसे तो U0W होते हैं, जनरल में होते हैं जब वो एक ही मीडियम में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अब हम दोनों मीडियम में काम कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, UJ0WJ। ठीक है, UJ ये फिक्स्ड है, WJ फिक्स्ड है। ठीक है, J वेरी करेगा मीडियम 1 और 2 के लिए। फाई जे और साई जे क्या कर रहे हैं, वेव इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आर्टिकल बिल्कुल सेम चल रहा है। हमने मोशन को क्या किया, टाइम हार्मोनिक्स पे सपोज किया और कंसीडर किया वेव प्रोपेगेट करिए इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आपको याद होगा हमने इसको सपोज किया था फाई जे एक्स जेड टी इज इक्वल टू एफ नॉट लिया था। ठीक है, क्योंकि अब दो मीडियम है तो इसको हम क्या ले रहे हैं, एफ जी जेड ले रहे हैं। उसके बाद हमने वैल्यू पुट की, ये पुट करते करते हमने क्या निकाले थे, फाई जेज निकाले थे। सेम चल रहा है बेटा, जो काम हमने 1 के लिए किया था अब हम जे के लिए कर रहे हैं। जे क्या है, 1 और 2। सिमिलरली इसने सिमिलरली लिख लिया ना, क्योंकि सारा आया कहाँ से, सारा वहीं से ही आया, फर्स्ट आर्टिकल से। ठीक है, ये साई जे आ गया आपके पास, इतना समझ में आ गया। तो फर्स्ट केस क्या है, इंसिडेंट पी वेव का है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, मीडियम m1 में इंसिडेंट पी वेव भी है, रिफ्लेक्टेड पी वेव भी है, तो फाई 1 क्या हो जाएगा, A1 B1 की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट पी वेव, और सेकेंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड पी वेव। ठीक है, साई 1 क्या हो जाएगा मीडियम 1 में, क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड एस वी वेव है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, D1। अब दूसरे मीडियम की बात करते हैं, ऊपर वाले मीडियम में क्या है, सिर्फ रिफ्रैक्टेड पी वेव है और रिफ्रैक्टेड एस वी वेव है, तो फाई 2 ये हो गया, साई 2 हमारे पास ये हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल वही सेम लाइन से चल रहा है, बस आपको दिमाग में रखना है हमारे पास कौन कौन सी वेव्स आ रही हैं। तो
इसने यहाँ पे बता दिया A1 किसका एम्पलीट्यूड है, B1 रिफ्लेक्टेड P वेव का है, D1 किसका है, रिफ्लेक्टेड SV वेव का है। अगेन दोनों मीडियम्स की बात करते हैं। स्नेल्स लॉ से क्या होता है आपके पास, cos E1 अपॉन अल्फा 1 इज इक्वल टू cos F1 अपॉन बीटा 1, cos E2 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू cos F2 अपॉन बीटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन C। ये किस लिए किया, ताकि ये जो हमारे अंडर रूट में बड़ी बड़ी टर्म्स आ रही है ना, ये tan E और tan F में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो ये लोग कर ली कन्वर्ट। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन 9 और 10 है, इसी से ही अब हम लोगों का सारा काम होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी, यू नो वेरी वेल, टॉ जेड एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अब दो मीडियम्स है ना, तो इसके लिए अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेस दोनों एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट्स भी आ गई, एक तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट और क्या है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, यू, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यू एक्ट कर रहा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग डब्ल्यू एक्ट कर रहा है। तो u1 इज इक्वल टू u2 एट z इज इक्वल टू 0, w1 इज इक्वल टू w2 एट z इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब क्या है, दोनों मीडियम्स आ रहे हैं। जब एक ही मीडियम था तो हम क्या लेते थे, टॉ जेड x1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब दो मीडियम है तो दोनों को इक्वेट एट z इज इक्वल टू 0। चौथी कंडीशन क्या है, टॉ जेड z1 इज इक्वल टू टॉ जेड z2 एट z इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अब जब दो मीडियम एग्जिस्ट करेंगे तो चार बाउंड्री कंडीशंस आएंगी आपके पास, एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। u1 इज इक्वल टू u2, यूजेज में जहाँ जहाँ जे है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट किया और 2 पुट किया, इक्वेट कर दिया। फाई 1 और साई 1 है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आपने डेरिवेटिव्स पुट किए, निकाले, पुट किया z इज इक्वल टू 0 को, आपके पास इक्वेशन आ गई। आपने थ्रू आउट इसको a1 में डिवाइड कर दिया। तो यानी कि अब आपके पास वेरिएबल्स कौन से आ रहे हैं, b1 अपॉन a1, d1 अपॉन a1, a2 अपॉन a1 और c2 अपॉन a1। यानी कि अब हम आने वाली तीनों इक्वेशंस को इन्हीं वेरिएबल्स में रिड्यूस करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, w1 इज इक्वल टू w2, तो ये हो गया। अगेन फाई 1 साई 1 के अकॉर्डिंग आपने, फाई 2 साई 2 के अकॉर्डिंग आपने डेरिवेटिव्स निकाले, ये आ गया। सेम वे में टॉ जेड x1 इज इक्वल टू टॉ जेड x2, आपको मैं सब कुछ बता के आई हूँ ये डेरिवेटिव्स कहाँ से आ रहे हैं, तो ये आपने इक्वेट कर दिए। लास्ट इक्वेशन क्या है, टॉ जेड z1 इज इक्वल टू टॉ जेड z2। आपने वहाँ पे केस किया था ना लैम्डा इज इक्वल टू म्यू वाला, अब क्या है, दो मीडियम है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू म्यू 1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू म्यू 2। तो आप ये करते करते 11D पे आ जाएंगे। चार बाउंड्री कंडीशंस थी, चार इक्वेशंस आ चुकी है। ठीक है, अब क्या है आगे, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व फॉर द एम्पलीट्यूड रेशोज। अब चार वेरिएबल्स हो गए जो कि रेशोज हैं, किस किस की, b1 अपॉन a1, d1 अपॉन a1, a2 अपॉन a1, c2 अपॉन a1। इसने b1 अपॉन a1 को क्या ले लिया, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में a1 है तो a1 को डेल्टा से डिफाइन कर दिया। b1 ले लिया डेल्टा 1, d1 ले लिया डेल्टा 2, a2 ले लिया डेल्टा 3, c2 के ले लिया डेल्टा 4, इसमें आ गया। और डेल्टा कहाँ से निकालेंगे, इन सब के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, जो चारों इक्वेशंस हैं। ठीक है, चारों इक्वेशन में सबसे पहले जो है b1 अपॉन a1 का कोफिशिएंट 1 आ गया, फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में b1 अपॉन a1 का कोफिशिएंट क्या आ गया आपके पास, tan e1। तो ये देखो आपके पास क्या आया, 1 tan e1। इसी तरह से b1 अपॉन a1 के कोफिशिएंट्स है, ये d1 अपॉन a1 के चारों इक्वेशंस में, ये a2 अपॉन a1 के और ये c2 अपॉन a1 के। ठीक है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 आर द डिटर्मिनेंट्स रिप्लेसिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ कॉलम रिस्पेक्टिवली बाय दिस कॉलम। आपको पता है, आपने क्रैमर्स रूल किया होगा। क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं, डेल्टा 1 निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं राइट हैंड साइड में उसको जो है इस डेल्टा के अंदर फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। डेल्टा 2 निकालना होगा तो जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं फिर उसको इससे रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब सेम। तो ये आपका आर्टिकल था। जो सेकेंड आर्टिकल है वो आप खुद करेंगे एसवी वेव के लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।